नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो सेशन में। साथियों, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जो जेट आईसीआर बीएचयू के लिए जो महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर के पर्सन होते हैं उन पर्सन्स के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा, यदि आप राजस्थान से हैं तो आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट अर्थात जेईटी की एग्जाम 2 जून को आयोजित होने वाली है। तो दोस्तों 4-5 दिन का अपने पास समय है। तो 4-5 दिन में अपन दोस्तों इन क्वेश्चंस को देखेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, जेट आईसीआर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस का मैं समाकलन करके लाया हूं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखें। साथियों, ये 60 क्वेश्चंस की सीरीज है जो मैं 3 पार्ट में वीडियो कट करके डालूंगा। 20-20 क्वेश्चंस का मैं वीडियो डालूंगा, तो आप इनको देखें और एक पार्ट दोस्तों कल डालूंगा। ऐसे आपके पास 100-150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप इन 100-150 क्वेश्चंस को देख के एग्जाम में जाते हैं तो आपको यकीन मान के चलना, आपको इसको जरूर आपको फायदा मिलेगा साथियों। और बहुत लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे ही 200 क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन को डील करनी है अपन सारा इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। साथ ही दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आपको मैं इतना बता दूं कि आप जैसे जेट की पूरी साल वर्ष भर तैयारी कर रहे हैं, अब लास्ट ये 3-4 दिन बचे हैं जो अपने पूरे परिणाम दोस्तों इन 3-4 दिनों पे टिके हुए हैं। थ्योरी, अब दोस्तों थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप थ्योरी को छोड़ दो और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय अपने को जब कोई टॉपिक अपन पढ़ते हैं ना, तो अपने को ये लगता है कि अपन इसको आराम से सोल्व कर लेंगे, यह टॉपिक अपना क्लियर हो गया। लेकिन उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अपन देखते हैं, तब दोस्तों अपने को थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता है कि हाँ यार ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, और वो चीजें फिर एग्जाम में गलती करवाती हैं। जब अपन यहाँ से पूर्णतः परफेक्ट होके नहीं जाते एग्जाम में, तो वो चीजें अपने से एग्जाम में गलती करवाती हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों सिलेक्शन अपने से पीछे चला जाता है। तो वो गलतियां न करके किस प्रकार क्वेश्चन को एग्जाम में डील करना है, उन चीजों को अपन यहाँ पे समझेंगे। आपको अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मेरे को इन क्वेश्चंस के इतने आंसर आते थे, मैंने इतने आंसर सही दिए हैं। और अगर आपको नहीं आते हैं तो साथियों आप इसको देखें, आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो साथियों अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुआई के लिए आवश्यक 3 कलिका वाले टुकड़े की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें एक तो 2 आंख वाला भी नाम से आ सकता है, 3 आंख वाले के नाम से भी आ सकता है और 1 आंख वाले के नाम से भी आ सकता है। अब ये कलिका आंख दोनों दोस्तों एक ही होता है, तो जैसे 3 आंख वाला भी आ जाए ना तो आपको सोचना विचारना नहीं है दोस्तों, ये कलिका के बारे में ही पूछता है। तो यदि इसके आंसर की बात करें साथियों, दोस्तों मैं सभी को पूरा एनालिसिस नहीं करूंगा, आप पूरे वर्ष भर पढ़े हो, आपको सब पता है कि कौन सा क्या है। सिर्फ एक अपन क्वेश्चंस के पैटर्न को समझेंगे कि कैसे पैटर्न आता है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपन उस चीज को देखेंगे। तो आप सबको पता है दोस्तों, अगर 3 कलिका वाले टुकड़े की बात करें तो 3 कलिका वाले टुकड़े में 30,000 जो टुकड़े होते हैं उसकी आवश्यकता अपने को होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चले साथियों, जो अपना अगला क्वेश्चन है, अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। अपना जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एपिकार्निया का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है। एपिकार्निया का उपयोग दोस्तों आपको पता होगा आपकी गन्ने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ये अपना अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, यह है कि धान की जाति एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है कि कौन से जो खरपतवार नाशी आती हैं। यह क्वेश्चन खरपतवार नाशी चैप्टर से है कि धान की जो जाति है, धान की जाति एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे घुमा हुआ है, तो आप इसकी लैंग्वेज को समझ के आराम से करना, ऐसे वो मत होना, आराम से अंडरलाइन कर करके आप देख सकते हैं कि खरपतवार नाशी का पूछा है। तो इसमें एक तो ब्यूटाक्लोर है, एक आपकी प्रोपेनिल है, एक स्टेम F34 है और उपयुक्त सभी है। तो इसमें दोस्तों आपका जो उपयुक्त सभी है, धान में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रोपेनिल भी काम में ली जाती है, स्टेम F34 भी काम में ली जाती है
और आपका ब्यूटाक्लोर भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, धान की बोनी किस्म के लिए खोजा गया सर्वप्रथम जीन कौन सा था? ये तो दोस्तों आपको सभी को आता होगा, तो इसको तो अपन डायरेक्ट क्लिक करते हैं। DDGWU जीन है दोस्तों आपका ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि धान की फसल को जिंक की कमी से बचाने हेतु कितनी मात्रा जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर दी जाती है? तो कितनी मात्रा जो जिंक सल्फेट की दी जाती है जिसमें जिंक की कमी न हो धान की फसल में, तो वो देखना है दोस्तों। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा 25 किलो। साथियों आपको अगर इनके आंसर आते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बताते रहें, जिससे मेरे को भी अंदाजा रहे कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन के साथ चले दोस्तों। धान की फसल में कौन सा जैव उर्वरक बहुधा प्रयोग में लिया जाता है, मतलब सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है? एजोला लिया जाता है, राइजोबियम कल्चर लिया जाता है, या पीएसबी लिया जाता है? इसमें से कोई नहीं। तो धान की फसल में बहुधा प्रयोग में लिए जाने वाला कौन सा जैव उर्वरक है दोस्तों? आप बताइए साथियों कौन सा है? तो इसमें साथियों है एजोला है। आगे की ओर चले साथियों। जो अपना 7वां क्वेश्चन है, धान का अंतर्वस्तु अंश तथा उसकी ब्लास्ट व्याधि के प्रति संवेदनशील प्रतिलोमित है। ये दोस्तों इस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज घुमा के दी है, बाकी बहुत क्वेश्चन सरल है। इसमें जो ये पोषक तत्व हैं उसके बारे में पूछा गया है कि धान का अंतर्वस्तु अंश तथा उसकी ब्लास्ट व्याधि के प्रति संवेदनशीलता प्रतिलोमित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सिलिकॉन। जो सिलिकॉन तत्व है वो प्रतिसंवेदनशील प्रतिलोमी तत्व है धान के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। अपना जो 8वां क्वेश्चन है साथियों वो है कि धान का प्रसिद्ध खेरा रोग किसके कारण होता है? साथियों हर एग्जाम में एग्रीकल्चर की में ये पूछा जाता है, कंपटीशन की हर एग्जाम में पूछा जाता है कि धान का प्रसिद्ध खेरा रोग किसकी कमी से होता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, धान का खेरा रोग जिंक की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले साथियों। जो अपना 9वां क्वेश्चन है वो है कि धूप में उगने वाले पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु कितने प्रतिशत से अधिक प्रकाश चाहिए? जो धूप में पौधे उगते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो भोजन बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में उसको कितने प्रतिशत अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसमें यह पूछा गया है। तो दोस्तों उसको 6%, अर्थात जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। जो आपका 10वां क्वेश्चन है वो है कि जो आपका 10वां क्वेश्चन है वो है कि खरपरा भृंग है ट्राइकोडर्मा ग्रिगेरियम, राइजोप्यारा डोमेनिका, साटोट्रागा सिलेलिया और साइटोफाइला ग्रिगेरियम। अब दोस्तों इनके नाम क्या है, थोड़े से अटपटे होते हैं, और हर बार आप लिखेंगे ना इंग्लिश से हिंदी में इनका ट्रांसलेट करेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर नाम हो जाता है, हो ही जाता है। तो आप एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस इसको याद रखें और इसको आराम से अच्छे से पढ़ें। तो खरपराभृंग है दोस्तों, तो अपना खरपराभृंग होगा वो है ट्राइकोडर्मा ग्रिगेरियम होगा। तो आपका ऑप्शन ए होगा साथियों इसमें। आगे की ओर चले दोस्तों। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का वो है, अपने जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों आपके जोसेफ फूसियर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले साथियों। अपना जो 12वां क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है, जेट का भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, आईसीआर का भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, और बीएचयू का भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। करनाल बंट नामक रोग किस फसल से संबंधित है? बहुत क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है साथियों। करनाल बंट रोग, जो करनाल बंट रोग होता है वो किस फसल से होता है या किस फसल में होता है? तो करनाल बंट दोस्तों आप सभी को पता है आपका करनाल बंट गेहूं में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। जो अपने 13वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि धान्य फसलों की रानी किसे
कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ऐसे क्वेश्चन है। अब आपको ये सरल तो लग रहा होगा धान्य फसलों की रानी, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है। तो धान्य फसलों की रानी दोस्तों आपकी मक्का को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बड़े साथियों, जो अपना 14वां क्वेश्चन है वो है, 14वां क्वेश्चन है, खड़ी फसल के काटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल का बोना। खड़ी फसल को काटने से पूर्व उसी फसल में दूसरी फसल का बोना क्या कहलाता है? तो खड़ी फसल को काटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल को अगर बो देते हैं तो दोस्तों उसको रिले क्रॉपिंग कहते हैं। रिले क्रॉपिंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले साथियों, अपना जो 15वें नंबर का क्वेश्चन है, 15वें नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रजनक केचुआ 6 माह में कितने केचुए पैदा कर सकता है? दोस्तों ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है ऐसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आप इनको ऐसे ना सोचिए कि यार एक केचुए के प्रजनन में 6 माह का क्या पूछ सकता है। तो एक प्रजनक केचुआ 6 माह में कितने केचुए पैदा कर सकता है? तो दोस्तों एक प्रजनक केचुआ जो होता है वो 6 माह में 250 केचुए आराम से पैदा कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बड़े साथियों, जो अपना 16वां क्वेश्चन है वो है कि एजोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सहजीवी के रूप में, असहजीवी के रूप में, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इनमें आपका होगा असहजीवी के रूप में आपके जो एजोबैक्टर है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। 17वां क्वेश्चन है साथियों अपना, 17 क्वेश्चन है अपना, खड़ी फसल में ठोस उर्वरक देने की विधि को कहते हैं। जो अपनी खड़ी फसल होती है उसमें ठोस उर्वरक देने की विधि को कहते हैं। अगर दोस्तों आपने ठीक से प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस किया है तो आपको पता होगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि खड़ी फसल में ठोस उर्वरक देने की विधि को क्या कहते हैं। तो खड़ी फसल में ठोस उर्वरक देने की विधि को दोस्तों टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बड़े साथियों, जो अपना 18वां क्वेश्चन है वो है कि माइकोराइजा से पौधे को प्राप्त होता है, जो माइकोराइजा बैक्टीरिया होता है उससे पौधे को क्या प्राप्त होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों नाइट्रोजन प्राप्त होता है, फास्फोरस प्राप्त होता है, पोटास प्राप्त होता है या जिंक प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसमें माइकोराइजा से पौधे को फास्फोरस प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बड़े साथियों, मक्का के लिए उपयोगी शाकनाशी कौन सा है? मक्का के लिए उपयुक्त शाकनाशी कौन सा है? 2,4-D है, आइसोप्रोट्यूरान है, सीमेजीन है या सभी असत्य या इनमें से कोई नहीं है। साथियों आप बताइए साथियों इनमें से क्या है? तो इसमें दोस्तों आपका जो सीमेजीन है वो मक्का के लिए उपयुक्त शाकनाशी है। अगले क्वेश्चन की ओर बड़े साथियों, जो अपना 20वें नंबर का क्वेश्चन है, अपने 20वें नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों वो है, रिंजगा एवं बरसीम के लिए उपयुक्त खरपतवारनाशी निम्न में से कौन सा है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। रिंजगा और बरसीम में उपयुक्त खरपतवारनाशी कौन सा काम में लेते हैं? तो दोस्तों पैराक्वाट काम में लेते हैं रिंजगा और बरसीम में।